मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो बिल्कुल बढ़ गई हैं। अब इस तरह की तस्वीरें आना शुरू हो गई हैं जिनसे कि साफ लगता है कि अब चुनाव जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर सिर्फ 1 साल दूर है। और उत्तर प्रदेश का चुनाव मैं समझता हूं कि लोकसभा के चुनाव के बाद देश का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चुनाव है। और यही वजह है कि पूरा संगठन, बीजेपी का, पूरा आरएसएस का संगठन, सभी लोगों का फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश पर आ चुका है। मैं तो ये कहता हूं कि अवमुक्तेश्वरानंद जो कि अब एक शंकराचार्य के पद पर बैठे होने की जो है दावा करते हैं, तो अवमुक्तेश्वरानंद तो पहले से ही जिस तरह का पूरा प्रयागराज में एक विवाद शुरू हुआ, मैंने तो ये कहा कि वही उत्तर प्रदेश के चुनावी रणभूमि की शुरुआत तो प्रयागराज से ही हो चुकी है। लेकिन अब धीरे धीरे बिल्कुल क्लियर ये बात समझ में आ रही है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के चिंता हर किसी को है और हर पार्टी ने अपनी पूरी मेहनत करना, पूरी रणनीति बनाना अब शुरू कर दिया है। आज उत्तर प्रदेश में अगर हम देखें तो इस वक्त जो 3 बड़े मुद्दे वहां पर हैं जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति में। सबसे पहला मुद्दा तो है वहां पे बटुक, यानी कि प्रयागराज में जिस बटुक की शिखा को खींचा गया वो मुद्दा जो है इस वक्त उत्तर प्रदेश में एक सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। दूसरा जो मुद्दा है वो अवमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा है, जो कि कह रहे हैं कि साहब हम शंकराचार्य हैं और हमें अपमानित किया गया है। और तीसरा जो वहाँ समझता हूँ सबसे बड़ा जो मुद्दा इस वक्त है वो ये है कि आरएसएस की जो वहाँ पे अपनी एक बैठक चल रही है, जो मोहन भागवत ने लखनऊ का दौरा किया और जो उनकी योगी से मुलाकात हुई, केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात हुई, ये सब बातें जो है अपने आप में 3 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। और चौथा, आप जानते हैं किस तरह से अखिलेश यादव जो है अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उन्होंने अभी 2 दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक एलईडी बड़ी स्क्रीन पर जो है एक पूरा गाना बजवाया वहाँ पर कि वो दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो वो गाना दरअसल क्या है कि वो जो राजपूत नेता हैं, सांसद रहे कई बार, गोंडा के ब्रजभूषण शरण सिंह, तो उन्होंने एक डायलॉग कहा था भाई कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो उसी पर बहुत से लोगों ने राजपूत प्रतिष्ठा को लेकर के संगीत बना दिया कि दबदबा है, दबदबा रहेगा। तो उसको लेकर के जो है अखिलेश यादव ने अब वो गाना दिखाया। इसके बाद फिर उन्होंने अपने सारे यादव लोगों से कहा कि भैया अब तुम लोग कोई ऐसा गाना मत बना देना जिसमें कि इस तरह से, जैसे बिहार में कहा गया कि सटा के कट्टा और भैया के आवे 10 सत्ता और सटा के कट्टा उठा ले जाएंगे तुमको, किसी लड़की को कोई बोलता है वहाँ पे, कोई बिहारी गायक आरजेडी का। तो वो अपने सावधान कर रहे हैं अपने लोगों को कि भैया सत्ता में आना है किसी तरह से, तो कृपया इस तरह की कोई गाने वाने ना बजाएं। तो अखिलेश यादव का अपना अंदाज है, अपने अंदाज में वो सबको समझा रहे हैं, सबको अनुशासित करना चाहते हैं कि भैया सब लोग जो है इस समय एकदम अनुशासित होकर रहो, कोई भी बिल्कुल गलत मैसेज नहीं आना चाहिए। लेकिन अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पूरा विवाद है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो विवाद जो है वो बटुक शिखा को लेकर के हो रहा है। मैं आपको बताऊं मित्रों कि ब्रजेश पाठक जो कि उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने आज एक बड़ा कार्यक्रम किया और उस कार्यक्रम में उन्होंने अपने आवास पर बड़ी संख्या में जो बटुक ब्रह्मचारी होते हैं जो कि गुरुकुल में पढ़ते हैं, उनको बिल्कुल बुलाया अपने आवास पर और उन सभी लोगों को मतलब कि पूरा उनका स्वागत किया, उनका सम्मान किया, उनका सत्कार किया, उनके ऊपर गुलाब की पंखुड़ियाँ फेंकी, उनके ऊपर पुष्प वर्षा की। और इसके बाद फिर जो है ब्रजेश पाठक जो है उनको एक तरह से पूरा सम्मानित करते हुए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हुए नजर आए बटुक ब्राह्मणों का। और उसकी उन्होंने पूरी एक उसको फिल्माया, उसका वीडियो बनवाया, उसके बाद फिर उन्होंने उसकी वीडियो को भी रिलीज़ किया। तो अगर देखा जाए तो ब्रजेश पाठक जो है वो बड़े मजे हुए राजनेता हैं और उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम के जरिए 2 चीज़ों को साधा है। एक तो ये कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर एक जो माहौल है जिसमें कि ये कहा जा रहा है कि सामान्य वर्ग बहुत ज़्यादा नाराज़ है, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा नाराज़ है, बहुत गुस्से में है। तो एक तरफ तो ये है कि भाई वो इस तरह की तस्वीरें दिखा करके पब्लिक के बीच में संदेश देना चाहते हैं ब्राह्मणों के बीच में कि भैया हम जो है हमारा तो पूरा सम्मान बरकरार रखिएगा, हम ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं इसलिए हमारा सम्मान पूरा बरकरार रखिएगा। जब हम क्षेत्र में मिलने आएंगे तो हमारे स्वागत सत्कार में कोई कमी ना कीजिएगा। ये मत समझना कि हम यूजीसी लागू करने वाले में हम तो बटुकों का सम्मान करने वाले हैं, हम बटुकों की चोटी खींचने वाले नहीं हैं। तो यानी कि एक तरफ ये जो पूरा उन्होंने मुद्दा, यानी कि बटुक शिखा का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को कोई भी उस मुद्दे को ठंडा नहीं पड़ने देना चाहता है।
ना तो अवमुक्तेश्वरानंद इस मुद्दे को ठंडा पड़ने देना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो ब्रजेश पाठक हैं उन्होंने भी एक तीर से दो निशाने किए। एक तरफ उन्होंने ब्राह्मणों का सत्कार करके ब्राह्मणों के बीच में अपनी इमेज को सुधारना कहें, या अपनी सरकार की इमेज को सुधारने की कोशिश करना कहें, या अपने आप को ये कहना कि मैं ब्राह्मण नेता हूं, ये कोशिश उनकी है। और दूसरी तरफ निशाना योगी आदित्यनाथ पर भी है, क्योंकि जब जब बटुक शिखा का मुद्दा उठेगा तो कहीं ना कहीं योगी जी से पूछा जाएगा भाई कि वो जो बटुक शिखा वाला मामला उसमें आखिर हुआ क्या। तो अब जो है एक तो पूरा ये इशू हो गया। दूसरा जो इशू है वो अवमुक्तेश्वरानंद का है। अवमुक्तेश्वरानंद जो है अगर देखा जाए तो वो योगी जी पर लगातार निशाना साध रहे हैं, और इसके अलावा जो ब्रजेश पाठक हैं और केशव प्रसाद मौर्य हैं, वो दोनों लोग जो है खूब प्रशंसा कर रहे हैं अवमुक्तेश्वरानंद की। अवमुक्तेश्वरानंद जो है दोनों डिप्टी सीएम की खूब प्रशंसा कर रहे हैं और योगी आदित्यनाथ की निंदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो सरकार के अंदर एक भेद पैदा करने की जो पूरी रणनीति है, वो रणनीति यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ नजर आ रही है कि भाई वो यहाँ पर हमको दिख रही है। तीसरा सबसे बड़ा, अब इस पर मेरी अपनी राय क्या है मैं आपको बताऊंगा इस पे आखिर में, लेकिन अगर देखें तो जो आरएसएस के प्रमुख हैं सरसंघ चालक मोहन भागवत, वो भी लखनऊ पहुंचे बीते दिनों। 17 फरवरी को वो लखनऊ पहुंचे। सबसे पहले वो लखनऊ पहुंचे, इसके बाद वहाँ पे उन्होंने सुबह वहाँ पहुंचे, शाम को निराला नगर वहाँ पे एक जगह है, और वहाँ पर जो है एक सरस्वती शिशु मंदिर में उनका पूरा कार्यक्रम था शाम के वक्त। और वहीं पे शाम के वक्त उसी कार्यक्रम में उन्होंने यूजीसी के ऊपर एक बहुत बड़ा बयान दिया। हालांकि उसमें उन्होंने यूजीसी का नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो गिरे हुए हैं उनको उठाना होगा, और अगर कानून जो है वो सामाजिक समरसता को बिगाड़ रहा है तो कानून को बदलने के रास्ते भी मौजूद हैं। तो आरएसएस की अगर देखा जाए तो मोहन भागवत की जो पहली प्रतिक्रिया जो यूजीसी पर आई है वो बिल्कुल साफ है। एक तरफ उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर जो दलित पिछड़ा वर्ग है उसको अपने साथ लेने के लिए उन्होंने कहा कि जो गिरे हैं उनको उठाना पड़ेगा, यानी कि जो पीछे रह गए हैं उनको साथ लाना पड़ेगा। और उन्होंने दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर कोई कानून ऐसा है जिसमें कुछ गड़बड़ है तो उसको बदल सकते हैं, यानी कि उन्होंने कहा कि यूजीसी कानून को वापस, एक तरह से उन्होंने राय दी अपनी कि यूजीसी कानून को वापस लेना चाहिए। अब ऐसी स्थिति में जाहिर सी बात है कि अगर सुबह सुबह मोहन भागवत आ गए थे तो शाम तक अगर उनका कोई कार्यक्रम नहीं था तो जाहिर सी बात है कि लोगों से मुलाकात ही चल रही होगी। तो जिन लोगों से उन्होंने मुलाकात की होगी उन लोगों ने उनको ये फीडबैक दे दिया है कि अगर यूजीसी का जो पूरा रेगुलेशन है, अगर इसको सरकार जो है वापस नहीं लेती है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टे लगा दिया है, लेकिन जो सारे संगठन है वो मांग ये कर रहे हैं कि इसको तुरंत वापस लिया जाए, पूरा वापस लिया जाए। तो अगर इसको जो है वो कहीं से भी इसको अगर मतलब उनको फीडबैक दिया गया है भाई कि इसको लेना पड़ेगा वापस, वरना हमारे लिए जो चुनाव का मैदान है, जो यूपी का मैदान है, वहाँ हमारे लिए ज़मीन नहीं बचेगी, क्योंकि सामान्य वर्ग इससे बहुत नाराज है। जो कि अगर देखा जाए तो मुख्य तौर पर वही जो है वो कोर वोट बैंक है वहाँ पे सामान्य वर्ग उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का। तो ये तो पहले ही मैं समझ सकता हूँ कि आधिकारिक प्रतिक्रिया हो गई आरएसएस की यूजीसी के ऊपर, और इसके बाद फिर अगले दिन ही उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी से भी मुलाकात की। अगले दिन शाम को उन्होंने योगी जी से मुलाकात की, और उस मुलाकात कहते हैं कि लगभग 40 मिनट की मुलाकात रही। निराला नगर का जो सरस्वती शिशु मंदिर है वहाँ पर स्वयं मिलने के लिए योगी आदित्यनाथ जी मोहन भागवत से मिलने के लिए आए, और वहाँ पे लगभग 40 मिनट की बैठक हुई। और 40 मिनट की बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संगठन यानी आरएसएस का संगठन जो है, जो बीजेपी का संगठन है, उन दोनों के बीच में एक अच्छा समन्वय स्थापित हो, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो अच्छा काम करें, और तमाम चीज़ें जो हैं, तो सब चीज़ों को लेकर के जाहिर सी बात है वहाँ पर चुनाव पर ही सबसे अहम बैठक हुई होगी, क्योंकि ये संघ को भी पता है कि ये यूपी की ज़मीन जो है वो बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ये उनको भी पता है। तो इन सब परिस्थितियों में जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ ने भी अपनी उस चिंता को जाहिर किया होगा जो कि यूजीसी को लेकर के है। यूजीसी को लेकर के मैं आपको बताऊं मित्रों कि बहुत ज़्यादा भ्रम फैलाया गया। उसमें एक सबसे बड़ा जो भ्रम था, यानी यूजीसी और योगी को लेकर, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यूजीसी और योगी आदित्यनाथ को लेकर के भ्रम फैलाया गया। अभी तक जो है योगी आदित्यनाथ ने यूजीसी पर कोई भी आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, उन्होंने अब तक कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे जो मुसलमान हैंडल्स हैं सोशल मीडिया पर, या जो क्या कहते हैं कि छद्म नामों से पीछे मुसलमान हैं, उन्होंने खूब सारे एक पोस्टर बनाया और उसको खूब प्रचारित किया है। उसमें ये लिखा हुआ है कि योगी आदित्यनाथ ने यूजीसी का समर्थन कर दिया है, हालांकि पूरी तरह से वो झूठ बात है। तो मुसलमान बोली इसलिए रहे हैं ताकि जो हिंदू हैं उनका योगी आदित्यनाथ से भी मोहभंग हो जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस मुलाकात में योगी आदित्यनाथ ने ज़रूर ये कहा होगा कि यूजीसी रेगुलेशन हटना ज़रूरी है, इसको वापस लिया जाना ज़रूरी है, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के स्टे से और सुप्रीम कोर्ट में किसी वकील के या जो
सॉलिसिटर जनरल हैं, उनके सिर्फ चुप रहने से इसमें काम नहीं चलेगा। ये लोगों की बात लोगों के दिल पे लगी है। ये संदेश जरूर योगी जी ने मोहन भागवत जी को दिया होगा। और अगर मोहन भागवत जी ये बात कह रहे हैं तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि इस पर केंद्र सरकार को विचार करना पड़ेगा कि इस यूजीसी रेगुलेशन को वापस लिया जाए। अब देखिए, ये तो मैंने आपको बताया कि इस वक्त पूरी जो चुनावी सरगर्मियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर क्या चल रही है। अब देखिए, बटुक शिखा का विवाद और शंकराचार्य की बात, इन दोनों पर मैं समझता हूं कि क्या स्थितियां हैं इस वक्त यूपी में, वो देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो बटुक शिखा का विवाद जितना उछलेगा उतना ही उससे योगी आदित्यनाथ को नुकसान होने की संभावना बढ़ेगी। क्योंकि ये जो पूरा विवाद है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो ब्राह्मण वर्ग हैं और जो क्षत्रिय वर्ग हैं, हालांकि देखा जाए तो दोनों एक साथ ही बीजेपी को वोट करते हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को अनुभव किया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण और क्षत्रिय, इनके बीच में अगर कहीं थोड़ी सी भी दरार नज़र आती है तो उस दरार को और चौड़ा करने की कोशिश लगातार खूब जमकर की जाएगी। उसमें योगी आदित्यनाथ को अजय सिंह बिष्ट बता करके और इसके बाद ब्राह्मणों के साथ अत्याचार की बात करके ये पूरी तरह से इसको एक दरार को चौड़ा करने की कोशिश की जाएगी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जब मैं इस पूरे बटुक शिखा प्रसंग को याद करता हूँ तो मुझे एक 2004-2005 की वो घटना भी याद आती है, जब मोहम्मदाबाद में आप याद कीजिए कृष्णानंद राय जो कि विधायक थे, और जब उनको मारा गया इसके बाद उनकी चोटी काट करके एक फ़ोन किया गया मुख्तार अंसारी को, और मुख्तार अंसारी ने से बताया गया कि जो है कृष्णानंद राय की चोटी काट ली गई है। तो मुख्तार अंसारी ने व्यंग कसते हुए कहा था कि जय श्री राम। तो अगर देखा जाए तो भैया, ब्राह्मणों की जो शिखा थी वो तो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी बड़े खतरे में दिखी। लेकिन कुल मिलाकर के जो मुख्य बात है वो ये है कि जो ब्राह्मण समाज है उत्तर प्रदेश का, वो बहुत जागरूक समाज है, बहुत ही चौकन्ना समाज है। और बार बार ये कहा गया हमेशा कि ब्राह्मण समाज जो है वो योगी जी को वोट नहीं करता है। विकास दुबे वाला कांड हुआ, उसके बाद भी इस तरह की स्थितियां बनी और ये कहा गया कि भाई ब्राह्मण नेताओं को मारा जा रहा है, तरह तरह की बातें हुई, पर किसी अपराधी के साथ में कोई ब्राह्मण समाज खड़ा नहीं हुआ। तो अब उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों ने क्या सोचा है, वो क्या विचार करेंगे, फैसला करेंगे, ये तो उनके ऊपर ही है कि इस पर वो क्या विचार करते हैं। और जहाँ तक अविमुक्तेश्वरानंद की बात है तो वो भले ही योगी आदित्यनाथ का इतना पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं, लेकिन अगर अविमुक्तेश्वरानंद वाकई में एक राजनेता का विरोध इस तरह से कर रहे हैं तो फिर उनको चाहिए कि खुद भी चुनाव लड़ लें और एक बार अपनी जो उनकी ताकत है राजनीतिक, उसको भी एक बार उनको टेस्ट करना चाहिए कि आखिर उनकी पावर जो है वो कितनी है राजनीति में। उनको चुनाव लड़ना चाहिए, मेरा अपना ये मानना है। और दूसरा ये कि अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य हैं कि नहीं है, वो सब तो एक अलग विषय है, सुप्रीम कोर्ट में विषय है, वो तो एक अलग बात है। पर हाँ, उनके जो बयान बहुत सारे आए, उन बयानों से लगता है कि कहीं ना कहीं उनका जो झुकाव है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ नज़र आता है यहाँ पर। लेकिन एक बात ये भी हमें समझनी होगी कि जो अविमुक्तेश्वरानंद हैं वो क्या चाहते हैं। अगर वो योगी आदित्यनाथ से सीधी टक्कर ले रहे हैं तो अगर योगी आदित्यनाथ इतने ख़राब हैं तो वो किसका समर्थन करते हैं। उनको बताना चाहिए कि अगर योगी आदित्यनाथ इतने बुरे हैं उनके लिए तो आखिर वो किसको अपना समर्थन दे रहे हैं। उनको ये बात भी खुल के बतानी चाहिए, राजनेता की तरह बात नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत से शंकराचार्य ऐसे जो खुल के अपनी बात कहते हैं, तो उनको चाहिए कि अगर वो शंकराचार्य अपने को मानते हैं तो उनको चाहिए कि अगर योगी जी खराब हैं तो अच्छा कौन है। तो क्या अच्छे अखिलेश यादव हैं, या अच्छी मायावती हैं, या अच्छे ब्रजेश पाठक, केशव मौर्य, जिसको क्या वो चाहते हैं उनको ये भी बताना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि चुनाव सर पे हैं तो राजनीति शुरू हो गई है, और वो राजनीति हमको जो है वो हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हमें खूब देखने को मिल रही है। तो आगे इस पर जो भी घटनाक्रम होगा, उत्तर प्रदेश का चुनाव नज़दीक है, धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इस पर हमारे वीडियो लगातार आते रहेंगे। मित्रों, आपके इस पर क्या सुझाव हैं, आप क्या सोचते हैं? मेरी इन सभी विचारों पर आप अपने विचार आपको अवश्य ही रखने हैं और आपको अवश्य बताना है कि आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अंदर की खबरें क्या, आप सब जानते हैं, ग्राउंड पे क्या स्थिति है। आप ज़रूर बताइएगा हमें, ताकि इस पे अपने विश्लेषण को हम उसमें और आपकी बातों को शामिल कर सकें। तो ज़रूर आप इसको कीजिएगा, और मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।